हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। चलिए, तो आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं 6 to 8 का। ये फुल सेट होने वाला है, आपका पूरा 150 मार्क्स का होगा। और प्रत्येक दिन 4 बजे, ठीक है, सेट 1 सेट 2 ऐसे कर करके आपका प्रत्येक दिन 6 to 8 का 4 बजे वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अगर इसका पीडीएफ आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आप तक पहुंचे, तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रत्येक दिन रात 8 बजे वहाँ पे मतलब इस बुक का पीडीएफ डाला जाता है। आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करके आप पीडीएफ को बना सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये रुक्मिणी का बुक है। अगर ये बुक आपको आसपास मिलता है तो आप ले सकते हैं, लेकर उसको खुद से पढ़ सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जितना भी सेट है इसमें, प्रत्येक सेट हम एक एक दिन में आपको देते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, कि जब भी अगर हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। चलिए, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग का पहला सेट। आइए, एक बार फटाक से आप सब लाइक कर लीजिए वीडियो को, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो शेयर करते नहीं हैं। अपने दोस्त लोग के पास इसको जरूर भेजिएगा। चलिए, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, तो ये जो सेट है ये पूरा आप लोग का 150 नंबर का है। तो सबसे पहले आपका क्या, हिंदी दिया हुआ है 8 गो। उसके सॉरी, पहले सबसे पहले आपका इंग्लिश दिया हुआ 8 गो, फिर आपको 22 गो हिंदी दिया हुआ है। तो हिंदी इंग्लिश को भी हम छोड़ देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। इसके बाद वो भी हम लोग देख लिया करेंगे। कुछ नहीं आपका छूटेगा, पूरा का पूरा आपको हम मिला दिया जाएगा। पहले हम लोग आते हैं पार्ट 2 की ओर, ठीक है। सामान्य अध्ययन, इसके आपके बारे में बता दें इसके बारे में कि ये जो है पार्ट 2 ये आपका 40 नंबर का होने वाला है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये सभी के लिए कॉमन होगा, चाहे 6 to 8 हो या 9 10 हो या 11 12 है, सब के लिए एक ही प्रकार का होगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो आपका सब्जेक्ट नंबर होगा 80 नंबर, उसी में बदलाव होने का चांस है, बाकी सबके लिए है ये। आइए, अगर आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं या 9 10 का भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है जितना 6 to 8 के लिए है। या पीजीटी हो या टीजीटी हो, सबके लिए पार्ट 2 जो है ना, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 सबके लिए है, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, आइए। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लगभग 3.3 मिलियन वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है। तो चलिए, इसका आंसर आप लोग करते चलिएगा। जो सेट नहीं बनाया है वो आंसर करते चलिए। तो ये कहाँ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए, तो 32 का हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसमें आपका आंसर यही दिया हुआ था। आइए, 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 में क्या है कि निम्न में से कौन परियोजना, ठीक है, बेतवा नदी पर है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा परियोजना जो है वो बेतवा नदी पे है, तो याद रखिएगा। तो माता टीला परियोजना किस नदी पे है, तो ये बेतवा नदी पे है। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि कौन मानव निर्मित झील है, ठीक है। तो मानव निर्मित झील कौन कौन सा है, ठीक है। चलिए, तो 34 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 का इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आइए, 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 में क्या है कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये किस राज्य में स्थित है, 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका गोवा में है। चलिए, 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन जेट स्ट्रीम भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए एक उत्तरदायी कारक है, ठीक है। तो कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उष्णकटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। आइए, भारत में सबसे अधिक भू क्षेत्र पर कौन मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो कौन सा पाई जाती है, 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आंसर करते चलिएगा आप लोग। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जलोढ़ मृदा, ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। कौन बहुउद्देशीय परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। तो कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए कोयना, ठीक है, परियोजना जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। शिवालिक पर्वत श्रेणी की उपस्थिति बिहार के किस ओर है, ठीक है। तो ये किस ओर है, 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम की ओर है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। 40 में क्या है, पबना विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। तो ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा पबना विद्रोह कब हुआ था, 1873 से लेकर 1876 के ईस्वी में, ठीक है। ये रेंज में देता है, जितने भी विद्रोह हैं अधिकांश रेंज में ही देता है। अब 55-56 में याद रखिए संथाल विद्रोह हुआ था, बहुत फेमस था विद्रोह। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, आप लोग को दिक्कत ना हो। आइए, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम क्या था, तो मूल शंकर, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था, तो मूल शंकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। ब्रिटिश शासन काल में कलकत्ता मद्रास की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन काल में कलकत्ता मद्रास की स्थापना याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। और ये जो थे ये ब्रिटिश कलकत्ता मद्रास की स्थापना कब हुआ था, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो कलकत्ता मद्रास की स्थापना अगर पूछिए ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1781 में, ठीक है। कलकत्ता मद्रास की स्थापना कब हुआ था, 1781 में। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं किसका कार्यकाल कब से कब तक था। अगर हम वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो इनका कार्यकाल जो था 1774 से लेकर, ठीक है, 1774 से लेकर 1785 तक, याद रखिए ये पूछ लिया जाता है, बहुत फेमस है। अगर लॉर्ड वेल्जली की बात करें, ठीक है, तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इनका था आपका 1798 से लेकर, ठीक है, 1798 से लेकर 1805 तक, ठीक है, 1798 से लेकर 1805 तक किसका, लॉर्ड वेल्जली का। अगर हम वहीं बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस का, ठीक है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, टाइम लगेगा, थोड़ा सा आप सब्र रखें। लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल जो था ना 2 स्टेप में था। पहला तो आपको ये था कि 1786 से लेकर बने थे तो 1793 तक रहे थे, और लास्ट में ये थोड़ा सा मतलब कि कुछ साल बाद ये फिर बने थे, लेकिन इनका कार्यकाल ज़्यादा दिन तक चला नहीं था और इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, यानी कि 1805 तक। इनका अगर पूछे तो 1786 से लेकर 1793 तक, और दूसरी बार जब ये बने तो ये कब बने थे, तो 1805 में बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कि भारत की शिक्षा, ठीक है, पर चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष का है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 का, तो 1854, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम VVI है ये, इतना याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए किस तरह से पूछता है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। फिर पूछेगा कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो क्या इसका नाम क्या है, तो द बंगाल गजट, याद रखिएगा भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा द बंगाल गजट, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है द बंगाल गजट, ठीक है। और ये जो था इसको कब प्रकाशित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बंगाल गजट को कब प्रकाशित किया गया था, तो याद रखिए 1780 में, ठीक है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो द बंगाल गजट, और इसको कब प्रकाशित किया गया था, 1780 में। अब कहाँ से, तो कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 44 का 1। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, किसके द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी के स्थापित किया गया था, यानी कि स्थापना किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया गया था, तो याद रखिएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। चलिए अच्छा कब किया गया था, ये आपसे कभी कभी लिया जाएगा, तो ये याद रखिएगा 1905 में। कब किए थे, तो 1905 में, ठीक है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, 1905 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 किस वर्ष दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे, ठीक है। तो किस वर्ष चुने थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आप लोग आंसर कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 1892 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु निम्न में से कौन थे, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा MG रनाडे या महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा,
और हाँ, अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाइएगा, ठीक है। 68 का अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने दोस्त को लोग के पास भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। चलिए देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। आइए, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाली गई मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित की जाती थी, ठीक है। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दो गो समाचार पत्र था, एक जो था मराठा भाषा में निकाला गया था, ठीक है। तो मराठा समाचार पत्र जो था ये किस भाषा में निकाला गया था, ये पूछे तो याद रखिए इसका राइट आंसर पहले हम आपको बता देते हैं, अंग्रेजी, ठीक है। किस भाषा में निकाला गया था, तो अंग्रेजी भाषा में निकाला गया था। और इनका एक था समाचार पत्र, उसका नाम आपको हम बता देते हैं, उसका नाम था केसरी, ठीक है। उसका नाम क्या था, केसरी। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि केसरी जो समाचार पत्र था इसे किस भाषा में, ठीक है, प्रकाशित किया गया था। जैसे अभी पूछा गया है मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया गया था, उसी प्रकार से पूछ लिया जाएगा केसरी किस भाषा में प्रकाशित किया गया था। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए मराठी, ठीक है। मराठी भाषा में किसको किया गया था, तो केसरी को प्रकाशित किया गया था। ये सब पॉइंट फैक्ट आप कॉपी में हमेशा लिखते रहिएगा, ठीक है। और बता दें बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा सा। देखिए, बाल गंगाधर तिलक जो थे, ठीक है, ये गरम दल के नेता थे। सबसे पहली बात याद रखिए, कभी कभी आपको दे देगा कि कौन इसमें से गरम दल के नेता हैं और कौन नहीं है। तो किस दल के नेता थे, ये गरम दल के नेता हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। तो याद कीजिए जब असहयोग आंदोलन हुआ था, तब असहयोग आंदोलन कब हुआ था वो आपको याद रखना होगा। तो 1 अगस्त को, ठीक है, यहाँ से दो फैक्ट आपको याद रहेगा हमेशा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था आपका असहयोग आंदोलन, ठीक है। इसी बीच क्या हुआ था, बाल गंगाधर तिलक की भी मृत्यु हुई थी। तो इनकी मृत्यु का डेट क्या है, 1 अगस्त 1920 को। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, आपको हम विस्तार से बताते इसलिए चल रहे हैं कि आगे जब आप सेट बनाइएगा तो 2-4 फैक्ट यहाँ से आपको वहाँ अटैच हो जाएगा, मतलब कि मिलेगा देखने को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्या है 49 नंबर। भारतीय संविधान में भाग 9 के ख में, ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से, ठीक है, अतः स्थापित हुआ है। तो क्या हुआ है, तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 97वां, ठीक है, संविधान संशोधन। आइए क्वेश्चन नंबर 50 को चलते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजना के इतिहास में, ठीक है, किस अवधि को पहली योजना अवकाश के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो पहली योजना अवकाश के रूप में दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन आपको डेट याद रखना होगा, इसमें नहीं दिया कभी कभी आपको दे देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उसका राइट आंसर, तो याद रखिए इसका हो जाएगा आपका 1966 से लेके, ठीक है, 1966 से लेकर 1969 को, ठीक है, मतलब पहली योजना अवकाश के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए यहाँ से आपका 2-4 मैथ शुरू होने वाला है, ठीक है, वो हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। आइए तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये रीजनिंग है, थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए ईजी है बहुत, ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगेगा और छोटा सा में बन जाएगा। देखिए ये जो लिखा हुआ है ONE, ठीक है, ये लिखा हुआ है ONE, ठीक है। ONE क्या है, तो देखिए ONE है, यहाँ पे आपका 15 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका 28 लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका 15 लिखा हुआ है, यही ना। तो देखिए ओ का मान सबसे पहले कितना है ये आपको जानना होगा, ठीक है। तो ओ का मान कितना है, तो ओ का मान होता है 15। तो 15 को क्या किया है, तो 15 को 15 से गुना कर दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 15 गुने 1 करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। उस प्रकार से एन का मान कितना होता है, एन का मान आपको मालूम होगा 14, ठीक है। एन कितना पे है, 14 पे है, तो 14 को क्या किया है, 2 से गुना कर दिया है। तो 14 से 2 से गुना किया तो क्या आ गया उसका 28 आ गया, यहाँ पे लिखा होगा। उसी प्रकार से तो ई का मान कितना होता है, आइए ई का मान 5 होता है। तो देखिए पहले 1 से गुना किया, फिर आपको देखिए यहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं। आइए पहले 1 से गुना किया, फिर 2 से गुना किया और गुना करके लिखते गया। उसी प्रकार से ई को कितना से गुना करेंगे, तो ई का मान कितना होता है 5, तो 5 को हम 3 से गुना करेंगे, तो 5 3 15, ऐसे ही करके आपको लिखा गया है। उसी प्रकार से अगर हम देखें, ठीक है, क्या हमसे क्या पूछा जा रहा है, SIX यानी कि 6 का ना, तो आप पहले नंबर लिख लीजिए, SIX लिख दिए। अब चलिए एस जो होता है, एस कितने नंबर पे आता है ये आपको पहले सोचना है। तो याद कीजिए ये ABCD का अक्षर ये 19 पे आता है, तो 19 को क्या करना है आपको 1 से गुना कर देना है, ठीक है। तो 19 से कम 19 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 मिनट कलर को चेंज कर लेते हैं।
आई कितना पे आता है, तो आई आपका 9 पे आता है, तो 9 को फिर आप 2 से गुना कर दीजिए, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से एक्स कितना पे आता है, तो याद कीजिए ये आपका कितना कौन सा लेटर हो जाएगा, ये आपका 24वां लेटर हो जाएगा, ठीक है। तो 24 को फिर हम 3 से गुना कर देंगे, पैटर्न आपका वही रहेगा, देखिए 1 2 इसे बदलते जाएगा, 24 या 72, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आंसर क्या आ रहा है, 19 18 72, यही ना। आइए देखते हैं 19 18 72 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में आपका है 19 18 72। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। आइए, तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा। चलिए 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 100। चलिए 55 का आंसर देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, तो 600 अनुपात 700। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं, 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 607। आइए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं, 57 में क्या है कि आइए इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये जो आप बना रहे हैं 40 नंबर का ये आपका सेट चल रहा है, ठीक है। इसमें आपको मैथ रीजनिंग जीके जीएस बायोलॉजी साइंस सब देखने को मिलेगा, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसके बाद जो शुरू होगा वो आपका 80 नंबर का सेट चलेगा। आइए, तो 57 का क्या हो जाएगा, तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, 26/3%। चलिए 59 की अगर हम आंसर की बात करें, तो 59 का क्या हो जाएगा, देखिए आइए, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार, ठीक है, निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है, ठीक है। तो किसका परमाणु क्रमांक 30 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। आइए 60 नंबर क्या है, तो केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में डैश होगा, ठीक है। तो क्या करना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 का, तो आपको कुछ नहीं करना, जितना भी केल्विन परिमाण पर दिया होगा उसको 273 से घटा देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। 61 में क्या है कि मानव शरीर का कौन सा अंग, ठीक है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो कौन सा मतलब अंग करता है, तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अग्नाशय। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो इसका देख लेते हैं, तो क्या बोलता है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है, तो कौन हो जाएगा C3H8, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आइए, निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है, आपसे नहीं पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, फिनोल्फथैलिन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, एक मिनट। आइए, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के संघनन वर्ण लाभदायक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 64 का, ये हो जाएगा आपका मतलब किस, ये जो वन है इसका मतलब किस में उपयोग में लाभदायक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन आप लिख लीजिएगा, ठीक है, किस में होता है, तो आप अगर इमारती लकड़ी के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इमारती लकड़ी के लिए, ठीक है, इमारती लकड़ी के लिए लाभदायक आपसे पूछ रहा है, तो इमारती लकड़ी के लिए किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है कि कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, ठीक है, इसका विस्थापन डैश मतलब रिक्त स्थान दिया हुआ है के समानुपातिक तब होता है जब इसका त्वरण स्थित हो, ठीक है, तो त्वरण स्थित हो, तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुरू किए गए समय, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस ऊतक में, ठीक है, मृत कोशिकाएं होती है, तो किस ऊतक में मृत कोशिकाएं होती हैं, 66 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका मैथ है, इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, 67 का राइट आंसर क्या होगा, हम आंसर बता देते हैं, 46 हो जाएगा। आइए 68 नंबर ये भी आपका है, इसको भी आप बना लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। 70 नंबर देख लेते हैं क्या है, देखिए ये आपका करंट अफेयर्स है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, करंट अफेयर आप धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा। किरण बलियान ने एशियाई खेलों 2023 में 72 वर्षों में भारत के लिए पहला पदक किस खेल में जीती, ठीक है, तो किस खेल में जीती थी, तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गोला फेंक, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है।
चलिए, तो यहाँ तक जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, ये आपका 40 नंबर था। अभी तक जो पढ़े वो आपका कितना नंबर का था? ये 40 नंबर वाला था, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगर आप 6 to 8 के हैं स्टूडेंट, या 9-10 के हैं, या 11-12 के हैं, जो भी हैं, ठीक है, ये 80 नंबर है 6 to 8 के लिए, ठीक है। लेकिन अब आपको बता दें कि इसमें जितना भी प्रश्न दिया हुआ है, अगर आप बनाए होते, अगर टीजीटी या पीजीटी, इतना जान लीजिए कि जीके सबका सेम होने वाला है। अगर आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं, 9-10 का कर रहे हैं, 11-12 का कर रहे हैं, सब मिक्स है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट होगा तो 9-10 का जो सिलेबस है, ये हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री, यही बदलेगा, ठीक है। बाकी आपको सारा चीज़ एक ही देखने को मिल जाएगा। इसका भी सेट देखिए आप, और आने वाला सेट है जीके जीएस ना, सेम मिलेगा देखने को, ठीक है। खैर चलिए, जब सेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। कल से शुरू हम करने जा रहे हैं 9 to 10 का, ठीक है। 40 नंबर का सेट शुरू हो जाएगा आप लोग का, थोड़ा सा ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। आइए, तो ये आपका 6 to 8 का है। चलिए, तो 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 71 का? चलिए, तो इसका हो जाएगा आपका हुन आक्रमण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा भारत की खोज कब की थी? बताइए। ये क्या 6 to 8 में पढ़ना है? 9-10 में इसको नहीं पढ़ना है? 9-10 में इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? 9-10 का आप जब उठाइएगा ना, भारत की सब इतिहास का सबसे पहला चैप्टर, वहीं से प्रश्न को लिया गया है, 9-10 के बुक से लिया गया है। जितने भी स्टूडेंट अगर 6 to 8 के इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आँख कान खोल कर देख लीजिए। ये प्रश्न आपको 9-10 से उठाया गया है। आपको एक लेवल बढ़ के तैयारी करना है। अगर आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 9-10 पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आपका होने वाला है। क्योंकि ये प्रश्न आपको 9-10 से, बेशक इसका आंसर आपको पता होगा, लेकिन क्वेश्चन उठाया कहाँ से ये देखिए, इसका सोर्स कहाँ से है। तो ये आपको 9-10 के बुक से लिया गया है, ठीक है। इसलिए बोल रहा है, अगर आप 6 to 8 का तैयारी करें तो आपको 11-12 पढ़ा, सॉरी 9-10 तक, कम से कम 6 to 8 वाले स्टूडेंट को 9-10 पढ़ना है, और 9-10 को 11-12 तक पढ़ना है, ठीक है। एक स्टेप ऊपर की ओर बढ़ना है। चलिए, खैर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 73 नंबर में क्या है कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो कहाँ से किए थे? तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। लेकिन इसका आंसर हमेशा याद रखिएगा, कहाँ से शुरू किए थे? तो सारनाथ से, ठीक है। कभी अगर दे दे तो याद रखिएगा सारनाथ से शुरू किए थे, ठीक है। चलिए, तो गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से शुरू किए थे? तो सारनाथ से शुरू किए थे। अब इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। चलिए, 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 में क्या है? यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का, ठीक है, पूर्वगामी है? ये कथन किसका था? चलिए बताइएगा। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। आइए, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है, ठीक है। तो चोल राजवंश का मुख्य योगदान है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 75 का? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बी, ठीक है। एक संगठित स्थानीय स्वशासन में, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से अभी नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं बजाइएगा, अगर हम जब भी अगर वीडियो अपलोड करें तो मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचेगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 76 को चलते हैं कि मुगल काल में मनसाबदारी प्रणाली का प्रवर्तन डैश के द्वारा किया गया था, मतलब किसके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए, अकबर के द्वारा ये शुरू किया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार, ठीक है, श्री भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? ठीक है, तो श्री भगवत गीता का मतलब अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? तो याद रखिएगा, चार्ल्स विलिकन्स ने, ठीक है। चार्ल्स विलिकन्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था भगवत गीता का। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है कि किस शासक को, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? तो आप सबको पता होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है, लेकिन यही होता है जब आपका ऑप्शन ई और डी, यानी डी और ई बढ़ा देगा तो यही होता है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर होता तो आपका ई भी निकल जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपको याद रखना होगा सम्राट हेमचंद्र को भी, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। सम्राट हेमचंद्र को भी विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। इसको तो दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय को, ये तो सबको पता ही होगा, लेकिन हेमचंद्र को पता ये बहुत कम ही लोग को पता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एलिफेंटा में चट्टान काट कर बनाए गए, ठीक है, प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राष्ट्रकूट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए, अब याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो कांग्रेस के कितने बार मतलब कि अध्यक्ष, मतलब कि कितने बार कांग्रेस अध्यक्षता किए थे? तो 3 बार। ठीक है, टोटल 3 बार किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 81 कि कौन खुदाई खिदमतगार के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, चोल काल के दौरान, ठीक है, मुवेंदलवेलन और अरयार डैश की उपाधि थी, कैसी उपाधि थी? 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका धनी भूस्वामियों की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए ये सब आपको याद रहे, इसीलिए हम हर वीडियो में आप लोग को बता दिया करते थे कि किसका डेट कब से कब तक है या किसका क्या काल है। ठीक है, तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? ठीक है, तो कौन किया था? तो याद रखिए खिलजी वंश। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 में क्या है? डैश वेद 4 वेदों में सबसे छोटा है? कौन सा वेद, मतलब कि यहाँ पे आपका रिक्त स्थान दिया हुआ है, कौन सा वेद 4 वेदों में सबसे छोटा है? ठीक है, यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है। ठीक है, और धुनों और मंत्री का संग्रह है, तो कौन सा वेद है? 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सामवेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आइए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? देखिए ये भी क्वेश्चन आपको 9th क्लास की ही बुक से लिया गया है। ठीक है, अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति कौन था? ठीक है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न है। 85 नंबर, ये 9-10 का ही प्रश्न है, वर्ल्ड हिस्ट्री का है, तो इसीलिए बोल रहे हैं 2-4 प्रश्न आपको दिखेगा 9-10 से, और जो 9-10 की तैयारी कर रहे हैं ना आप 11-12 पढ़िए तभी होगा। ठीक है, अभी दो प्रश्न आपको हम इसी में दिखा दिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, 85 का एक ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? तो बल्भाचार्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध वानभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे? तो किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हर्षवर्धन के दौरान ये प्रसिद्ध हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। आइए, प्राचीन शहर हम्पी मतलब डैश साम्राज्य की राजधानी थी, किसकी राजधानी थी? तो याद रखिएगा इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ये राजधानी जो थी वो विजयनगर की थी, याद रखिएगा। ठीक है, हम्पी किसकी राजधानी है? तो विजयनगर की। हम्पी किसकी राजधानी है? तो विजयनगर की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आ गया, हाँ 89 नंबर क्या बोल रहा है कि अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 में डैश नदी के किनारे की गई थी? तो किस नदी के किनारे की गई थी? तो याद रखिएगा हुगली नदी के किनारे किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। 90 में क्या है? निम्नलिखित नेताओं में से, ठीक है, कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? कौन सा नेता जो था जो काकोरी ट्रेन में डकैती में नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह काकोरी में नहीं थे, ये कौन में थे? तो याद रखिएगा लाहौर षड्यंत्र में। ठीक है, अगर कभी पूछ दे भगत सिंह का संबंध किस षड्यंत्र से है, तो लाहौर, ठीक है, सॉरी किसका था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर में। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र में ये शामिल थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में जो है हवा वो किस ओर बहती है? तो याद रखिए समुद्र से, ठीक है, भूमि की ओर।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। 92 में क्या है, तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो किससे नहीं गुजरती है, तो ये उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। 93 में क्या है कि प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। ठीक है, 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल से घिरा होता है। आइए 94 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लिख लीजिए कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। यह हमेशा आपको पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आइए, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, नदी जानी जाती है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दिहांग के नाम से। ठीक है, देखो सांगपो जो है ये कहाँ पे जानी जाती है, तो तिब्बत में। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है, तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। चलिए वहीं अगर हम बात करें जमुना जो आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है, बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, जमुना के नाम से। ठीक है, आइए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है। ठीक है, तो भारत का अगर आप मैप देखे होंगे, ठीक है, देखिए थोड़ा सा आपको हम बस दिखाना चाहेंगे इस प्रकार का। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे इधर ये हो जाएगा और इधर से ऐसे ऐसे, सॉरी मैप हमको बनाना नहीं है, ऊपर स्पेस भी नहीं है, बस आपको यही दिखाना चाहते हैं। पश्चिम में पूछा तो आपको पता होगा इधर आपका पूरब है, ठीक है, इधर आपका पश्चिम है। ठीक है, चलिए ऊपर में आपका उत्तर हो जाएगा, नीचे आपका दक्षिण हो जाएगा। तो ध्यान देखिए पश्चिम में, तो पश्चिम ये है, तो इधर का जो एरिया होता है, इधर का एरिया जितना भी आपको दिख रहा है, इधर क्या है, तो इधर आपका अरब सागर है। ठीक है, याद रखिएगा इधर क्या है, तो इधर आपका अरब सागर है, और इधर क्या है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इधर क्या है, तो बंगाल की खाड़ी। तो आपसे क्या पूछा, पश्चिम में ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है पश्चिम में, पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम में इधर है, तो इधर भी क्या है आपका अरब सागर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अरब सागर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 को चलते हैं। 97 में क्या है, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, स्थानीय तूफानों का मौसम होता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु जो है स्थानीय तूफानों का मौसम होता है, जिनमें तीव्र हवाओं के साथ, ठीक है, गर्जी वाली मूसलाधार बारिश वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इस तूफान को, ठीक है, इन तूफानों को किस नाम से या किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो किस रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 98 को चलते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है। तो एस आकार का महासागर कौन सा है, तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये जो है एस आकार का महासागर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर भी नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 9 से लेकर 12 तक की तैयारी करवाया जाता है। आइए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में उस स्थान की पहचान करें जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होती है। ठीक है, तो कहाँ से उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से, ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 की ओर चलते हैं। 100 में क्या है, आइए, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है। तो आर्गन की मात्रा कितने प्रतिशत है, तो याद रखिएगा ऐसे तो यहाँ पे आपको पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, 1% यहाँ पे है किताब के अनुसार। अब ऐसे याद रखिएगा कितना है, तो 0.93 आपका आर्गन की मात्रा है। अगर वहीं हम नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें, नाइट्रोजन कितना परसेंट, तो नाइट्रोजन याद रखिएगा 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट, तो 21% आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। 101 में क्या है कि सौर मंडल का सबसे वातमय ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो 101 का क्या हो जाएगा आंसर,
ऑप्शन नंबर वन, ठीक है। नेपच्यून जो है ये सौरमंडल का सबसे वातमय ग्रह है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 की ओर चलते हैं। 102 में क्या है, आइए, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है, ठीक है। तो भारत के उत्तरी मैदान जो है पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है, तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 103 का, आइए 103 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। राम गंगा है, ये भी आपका गंगा की सहायक नदी है, और काली नदी ये भी आपका गंगा की सहायक नदी है। वहीं देखिए पेन गंगा, ठीक है। तो पेन गंगा किसकी सहायक नदी है, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो पेन गंगा किसकी है, तो याद रखिए गोदावरी की, ठीक है। पेन गंगा किसकी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 104 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरे सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। तो दुनिया में तीसरा नंबर पे कौन सा महासागर आता है, तो याद रखिएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है दुनिया में तीसरा नंबर पे है। चलिए 105 की ओर चलते हैं। 105 में क्या है, भारत के उत्तर मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है। फिर से वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका आपका होगा जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 106 नंबर में क्या है कि कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है। तो कौन सी पहाड़ियाँ जो है ना मेघालय में स्थित नहीं है, तो कौन हो जाएगा, तो जावाड़ी, ये जो है ना ऑप्शन नंबर सी, ये आपका मेघालय में नहीं है। ये कहाँ है, तो याद रखिए ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। ये कहाँ पे है, तो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। 107 में क्या है कि गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है, ठीक है। तो किस राज्य में है, 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए 108 का आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। महेंद्रगिरी डैश की सबसे ऊंची चोटी है। तो महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है, 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी घाट। महेंद्रगिरी किसकी है, तो पूर्वी घाट की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 109 नंबर क्या है, आइए, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में पर्वत श्रेणी से घिरा है, ठीक है। तो 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सतपुड़ा का पठार, ठीक है। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आइए 110 में क्या है कि LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच में प्रभावी सीमा है, मतलब किसके बीच में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 110 का, तो याद रखिएगा चीन में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 111 का क्या है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है, तो क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 111 का, तो याद रखिएगा नागरिकों के प्रति जवाबदेही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। 112 क्या है, आइए, कि राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, मतलब राजनीति जो है वो कभी भी धर्म से अलग नहीं हो सकती। यह कथन किसका था, ये किसने कहा था, तो ये महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। 113 में क्या है कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार, ठीक है, मानव के दुर्व्यवहार को निषेध करता है, ठीक है। तो कौन करता है, 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 114 का क्या है कि किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है, ठीक है। कौन सा समिति की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 115 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 115 में क्या है, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है, ठीक है। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा, तो ये कथन किसका है, 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीगल, ठीक है। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 116 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार था, ठीक है। तो कौन सा था, 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, योजना आयोग, कौन हो जाएगा, योजना आयोग हो जाएगा। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 117 में क्या है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। तो 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो याद रखिएगा वो आपका 5 वर्ष का होता है, ठीक है। चलिए कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 119 की ओर चलते हैं। 119 में क्या है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। तो लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है तो किसके पास? तो याद रखिए जनता के पास निहित होती है। ठीक है, किसके पास निहित होती है? तो जनता के पास निहित होती है। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, इसका में से क्या हो जाएगा? ये आपका ए बी सी तीनों का तीनों सही है। ठीक है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। 121 में क्या है कि भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत उपलब्ध है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर याद रखिए, केवल पवन ऊर्जा ये भी है। ठीक है, केवल ज्वारीय ऊर्जा ये भी है, सौर ऊर्जा ये भी है, यानी कि उपयुक्त में से सभी एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 122 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 122 में क्या है कि राज्यों की परिषद को डैश के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो राज्यों की परिषद को किसके रूप में जाना जाता है? तो 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, राज्यों की परिषद को राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में, ठीक है, देश की गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बहीखाता प्रणाली है। ठीक है, तो किसको है? 123 का क्या हो जाएगा? तो आर्थिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 23 का सी सही ऑप्शन है। चलिए 124 नंबर की और चलते हैं। 124 में क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, राज्य की एक सरकार के कार्य का संचालन करती है? ठीक है, तो कौन सा करती है? 124 के क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 166 करती है। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करेगा? 125 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 153। ठीक है, चलिए 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? चलिए, तो किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के द्वारा किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, चलिए, तो पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्थानों को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका पंचायती समिति। ठीक है, मध्यवर्ती को हम पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। आइए 128 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी होती है? देखिए यहाँ पे आपको अधिकतम आयु पूछ रहा है। ठीक है, तो अधिकतम आयु ये फिक्स नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, अधिकतम आयु ये फिक्स नहीं है। तो 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से। ठीक है, एक मिनट, चलिए, तो देखिए इसमें फिक्स नहीं है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगर ये न्यूनतम आयु की बात करता ना, वो फिक्स किया गया है, कम से कम आपका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 35 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए, लेकिन अधिकतम ये फिक्स नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ये तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया या गृहीत किया गया है? वही बात बराबर है। तो 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, ये आपका रूस से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 130 में क्या है? स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के डैश के स्वरूप को स्वीकार किया है। तो किस स्वरूप को स्वीकार किया है? 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाजवादी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 131 में क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन है। ठीक है, तो साधन कौन सा है? तो 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजमार्ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो असम। ठीक है, कौन है? असम है। अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? ठीक है, तो अगर यह याद रखिएगा, ये आपका कभी पूछा जा सकता है। तो 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। चलिए, अच्छा, कभी कभी पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है, कि ये जीएसटी जो देख रहे हैं, जीएसटी ये प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है? तो याद रखिए, जीएसटी जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 133 की ओर चलते हैं। 133 में क्या है कि उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया, ठीक है। तो 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको देख लीजिए, और इसका हो जाएगा आपका मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ होता है। तो देखिए डंपिंग का जो अर्थ है ना वो क्या है, तो वो ऑप्शन नंबर आपका सी देख लीजिए, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना, ठीक है, डंपिंग कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 क्या है, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दूसरा स्थान पे कौन है। चलिए तो 135 का क्या हो जाएगा, कहने का मतलब हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या है, तो यूरोप हो जाएगा। चलिए 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को, ठीक है, कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया, ठीक है। तो 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1994। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1994। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूचांक के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो सूचांक के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, सूचांक निरपेक्ष परिवर्तन को मापता है। सूचांक किसको मापता है, निरपेक्ष परिवर्तन को मापता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 की ओर चलते हैं। 138 में क्या है, आइए, निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है, ठीक है। तो कौन सा है, 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका औद्योगिक विकास। कौन हो जाएगा, औद्योगिक विकास। चलिए 139 नंबर देखते हैं, ये बराबर की तरह आपको लिखना है, ठीक है। क्या होगा, अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सफल मूल्यवर्धित का कुल योग है। तो किसका है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जीडीपी, ठीक है, क्या है, जीडीपी हो जाएगा आपका। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सरकार की प्राप्तियां जो देयता सृजित करती है या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है, डैश कहलाती है, क्या कहलाती है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। तो कौन होता है, 41 का आंसर कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका अंतिम वस्तुओं की बिक्री, ठीक है। चलिए 142 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 की ओर क्या है, देखिए, एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 142 का, ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका आंसर नहीं दिया हुआ है, वैसे लिख लीजिएगा अरविंद, ठीक है, अरविंद, ठीक है, और अडिगा नाम भी आपका उसी है, उटपटांग है इसका, ठीक है, अडिगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 की ओर चलते हैं। 143 में क्या है, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, ठीक है। तो किस वर्ष लागू किया गया था, 143 का क्या हो जाएगा, तो 1999। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 144 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है, ठीक है। तो 144 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 145 में क्या है, चलिए, किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं डैश कहलाती है। तो 145 में क्या है, तो परिसंपत्तियां कहलाती है। 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 146 में क्या है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, ये याद रखना पहले जरूरी है। तो 1992 से लेके, याद रखिए, 1992 से लेके 1997 तक, ठीक है, कब से कब तक चला, 1992 से लेकर 1997 तक। और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि गरीबी रेखा गरीबी को डैश के आधार पर मापती है। तो गरीबी रेखा जो है वो गरीबी को, ठीक है, आय स्तर या उपभोग व्यय के रूप में मापती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सीडीबी का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो सीडीबी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा आपका। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। क्या है कि भीम यूपीआई में के संदर्भ में भीम में आई शब्द, ठीक है, आई शब्द का घोतक है। तो आई शब्द से क्या होता है, इंटरफेस होता है, ठीक है। इसका 149 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 150 की ओर चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऋण को,
ठीक है, समर्पित की कमी की समस्या को, ठीक है, दूर करने की सहायता करता है। तो 150 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वयं सहायता समूह। ठीक है, चलिए तो हम लोग अभी आपका जो 80 नंबर का था उसको देख लिए, 40 नंबर का था उसको देख लिए। अभी जो होगा अब आपका 30 नंबर, जो कि समझे क्वालिफाइंग पेपर होता है, यही आपका मेन पेपर है। ठीक है, अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका कॉपी नहीं चेक किया जाएगा। ठीक है, OMR आपका चेक नहीं होगा अगर इसमें आप कितना 9 नंबर नहीं लाते हैं तो। इसमें देखिए ये आपका 30 नंबर में से, ठीक है, 30 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसमें से आपको बता दें, ठीक है, कि 8 नंबर आपका इंग्लिश होगा। ठीक है, 8 नंबर क्या होगा? 8 नंबर आपका इंग्लिश होगा। ठीक है, वहीं आपका 22 नंबर जो होगा वो आपका हिंदी होने वाला है। ठीक है, 22 नंबर क्या है? हिंदी। दोनों को मिला के यानी कि 30 नंबर का प्रश्न होगा, जिसमें आपको कितना नंबर लाना है? तो 9 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। 9 नंबर लाते हैं तो आप पास हो जाइएगा। 9 से जितना आप ज़्यादा ले आइए। खैर इसमें सभी कोई पास हो जाएगा, हमें बहुत उम्मीद है आप लोग से। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें क्या करना है कि फटाफट आप आंसर मिलाते चलिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आइए एक का आंसर देख लेते हैं। एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 ए। 5 का राइट आंसर क्या है? चलिए मिलाते चलिएगा। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 का क्या हो जाएगा? आइए 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 का क्या हो जाएगा? तो 12 का आप आंसर मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। 13 का देख लेते हैं। 13 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। 14 का क्या हो जाएगा? 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 15 का क्या हो जाएगा? आइए 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए 16 का क्या हो जाएगा? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 17 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 30 तक हम लोग मिला लेते हैं इसका आंसर। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आप पढ़ के भी बना सकते हैं। आइए चलिए 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 19 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। चलिए 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का 2 हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा? तो 21 का 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का 2 हो जाएगा। एक मिनट 22 का आपका सॉरी, चलिए 22 का क्या हो जाएगा? तो 22 का 2 हो जाएगा। चलिए 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 23 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा? तो 24 का आपका 1 हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा? तो 25 का आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के बाद इस कहानी को आप पढ़ लीजिएगा 26 से लेकर 30 तक। 4 नंबर आपका सॉलिड यहाँ से आने वाला है। ठीक है, देखिए हर सेट में, ठीक है, सेट में आपका 4 नंबर, देखिए 9 नंबर में लाना है तो आराम से इस कहानी को पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, 4 नंबर यहाँ से सॉलिड पूछा जाएगा, 4 नंबर आप सॉलिड उठा सकते हैं। ठीक है, अब बाकी बचा उसमें आप 5 नंबर मार ही दीजिएगा। तो इसमें एकदम आराम से कहानी को पढ़ के, ठीक है, सारा आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, कहानी को पढ़िएगा सब समझ में आ जाएगा। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा? तो 27 का आपका 2 हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा? तो 28 का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 का क्या हो जाएगा? तो 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 30 का क्या हो जाएगा? तो 30 का ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए कि आज का सेट नंबर 1 आपका ख़त्म हो चुका है। कल इसी टाइम में सेट नंबर 2 आपका आ जाएगा, आज रात 8 बजे। ठीक है, आज रात 8 बजे आपको PDF, ठीक है, टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं टेलीग्राम में अगर आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो उसके लिए एक नंबर आपको बताया जाए, इस नंबर पर आप मैसेज करके, ठीक है, 91 42 650 549, इस नंबर पर आप मैसेज करके, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और टेलीग्राम में भी ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्त मित्र के पास जरूर पहुंचाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।